हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का पार्ट 1। तो इसमें आज हम सीखेंगे हार्डवेयर्स के बारे में। ओके, सो हार्डवेयर्स। ओके, तो ये हार्डवेयर्स है, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। अब इससे सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि भाई हमें ये पढ़ना क्या, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो मोस्ट ऑफ द तुम जो प्रोग्रामर्स होगे, राइट, आप जो प्रोग्रामर्स होगे तो आप क्या करोगे कि भाई आप बोलोगे ये भाई इसका क्या ही जरूरत है। मैं बता देता हूँ कि देखो, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, जो कंप्यूटर होता है ना, वो कंसिस्ट करता है अपना टू थिंग्स, विच इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एक हार्डवेयर, राइट। हार्डवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो समझ गए, ठीक है। अभी दोनों के मिक्सचर से कंप्यूटर चलता है, ठीक है ना। अब आप एक प्रोग्रामर हो तो आपको सबसे पहले आपका प्रोग्राम जो रहेगा वो इस तरीके से चलना चाहिए कि भाई जो मेरा प्रोग्राम है वो हार्डवेयर प्लस इवन दैट सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी। क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑल्दो जो तुम्हारा जो सिस्टम रहता है ना, ठीक है, सिस्टम, वो सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। तो सिस्टम कैसे काम करता है, ये तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम के ऊपर तुम्हारा ये एक सिस्टम तो हो गया, इसके ऊपर ये हार्डवेयर की लेयर होती है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब अगर तुम्हारे ये जो कोड है ये हार्डवेयर के ऊपर इसका कोड, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर वो जो था अपना सॉफ्टवेयर वाला कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों इंटीग्रेटर, इसके ऊपर मैं जो कोड कर रहा हूँ वो इन दोनों से कंपेटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में। अब ये बात अगर आप समझ गए कि भाई फंडामेंटल्स आप समझ गए, तो आप बहुत इजीली कर पाओगे कोड एंटायर थिंग में, ठीक है। एंटायर मतलब तुम समझ पाओगे कि मेमोरी क्या होता है, कैशे क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आज हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये एक मतलब आपने बोलते होंगे कि भाई डेटा क्या है, फिर इंफॉर्मेशन क्या है ये। फिर दूसरा है कंपोनेंट्स, हम कंप्यूटर के थोड़े से कंपोनेंट्स के ऊपर जाएंगे, सीपीयू। फिर सीपीयू के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर जाएंगे मेमोरी, ठीक है, मेमोरी और वगैरह वगैरह। फिर जो इनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये कनेक्ट कैसे होते हैं एक दूसरे से, इसके ऊपर हम सीखेंगे कि भाई ये कनेक्ट कैसे होता है, ये जो देखेंगे हम कि कनेक्ट कैसे होता है ये। और फिर आखिरी में देखेंगे बूटिंग। अब आपने बहुत सुना कि भाई, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई बूट हो रहा है कंप्यूटर, मेरा बूट हो रहा है, या मेरा कंप्यूटर बूट होते वक्त प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये हम ये ये थोड़े से बेसिक चीज है, ये सब बेसिक चीज है जो होता है। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को होता है जो लोग मतलब 11, ये जो चीजें होती है ये 11th 12th में पढ़ा दी जाती है। अब होता क्या है कि कभी कभी आपको ऐसा होता है, जैसे फॉर मी, मेरा एग्जांपल ले ले, तो मेरे को था भाई, मेरे को था पी, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। मुझे पीई था, विच इज फिजिकल एजुकेशन। मेरे इसमें कंप्यूटर साइंस नहीं था, पांच पांच सब्जेक्ट में से मेरा कंप्यूटर साइंस नहीं था। तो मुझे आईटी का वो चीज पता नहीं चली है, ठीक है। पर ये मुझे पहले से आता, फंडामेंटल्स तो मुझे पता है, ठीक है। पर अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर इट कि आप एक बार फंडामेंटल से स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए, फंडामेंटल्स में आप अगर हार्डवेयर समझ गए, ठीक है, आप अगर हार्डवेयर समझ गए और उसके बाद आप सॉफ्टवेयर समझ गए कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद आपको बस थोड़ी सी टर्मोलॉजी और हाउ डज ए प्रोग्रामिंग वर्क और प्रोग्राम कैसे आता है वो फिर आराम से समझ जाएंगे। अब आता है अब आते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे, ठीक है। तो अपन जैसे मैंने अभी बताया कि भाई जो कंप्यूटर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अब हार्डवेयर तो आप समझ गए ना, हार्डवेयर मतलब होता है अपना जो आउटर होता है, मतलब हार्ड थिंग जो हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। जैसे मैं अभी ये पेन यूज कर रहा हूँ तो ये मैं टच कर सकता हूँ, तो ये मेरा हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर यानी अपन बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, यानी जो डिजिटली हमारे लिए हो, जो डिजिटली अवेलेबल है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या सॉफ्ट कॉपी या फिर एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट, बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन। जो मैंने अभी वापस बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आपने हार्डवेयर हार्डवेयर कर लिया, ठीक है, हार्डवेयर कर लिया तो भाई कंप्यूटर चल जाएगा, नहीं। आपको अगर हार्डवेयर हो गया तो आपको सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मैं अगर ये पेन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये हुआ कि मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, तो इसके लिए कोई एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो ये डिटेक्ट करे कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा बोर्ड है, ठीक है, जिसपे मैं बना रहा हूँ। अब इसके ऊपर ये पेन चल रहा है, ठीक है, ये पेन मान लेते हैं। ठीक है, छोड़िए, अब ठीक है, ये
मान लेते हैं कि भाई ये बोर्ड है, इसके ऊपर ये पेन है। अब इसको मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये कंप्यूटर से मेरा कनेक्ट हो गया। अब अगर ये कंप्यूटर से मेरा एक बोर्ड कनेक्ट हो गया, तो ये तो हार्डवेयर कनेक्ट हो चुका है, ये मेरा हार्डवेयर हो चुका है, ठीक है। ये मेरा हार्डवेयर हो गया। अब मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए इस कंप्यूटर में, जो मेरे इसको पता तो लगा कि पेन से कर क्या रहा हूँ, ये जो मैं लिखना चाहता हूँ, ये जो इंक आ रही है वो कैसे आ रही है। तो ये सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि इसमें आपने 10th तक सब पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। अब है कि ईच टास्क गिवन टू ए कंप्यूटर फॉलोज एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, जिसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल, ठीक है। आईपीओ साइकिल बोलते हैं इससे। इसका मतलब होता है कि भाई पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है, ये साइकिल चलती है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि द मेमोरी यूनिट होल्ड्स द डेटा इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी जो आपकी मेमोरी होती है, जैसे आप बोलते हो ना कि भाई मेरी मेमोरी है, ये है, तो ये मेमोरी आपका डेटा स्टोर करती है जब भी आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अब हम आते हैं कि व्हाट इज डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। बहुत बड़ी बात, बहुत मस्त चीज है ये समझने के लिए, इसको समझते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो तुम्हारा डेटा होता है, डेटा यानी मेरे पास कोई रॉ डेटा है, यानी कोई रॉ थिंग है। रॉ थिंग इज नोन एज डेटा। और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम्म, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होती है, पेन, देखिए, जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसका काम होता है कि भाई जो आपको रॉ डेटा दिया है, उसमें से आपने कुछ यूजफुल और मीनिंगफुल थिंग बनाई। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई भाई मेरे पास एक, ठीक है, मेरे पास एक क्या बोलते हैं, जैसे मेरे पास एक वो हो गया था, एक मान के चलते हैं, मेरे पास अ, मेरे पास एक ओके, तो मेरे पास एक लेटर्स का बंडल है, ए बी सी डी ई एफ जी। ये मेरा हो जाएगा डेटा। डेटा, अब ये क्यों डेटा हो जाएगा, मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखो डेटा इसलिए हो जाएगा क्योंकि इससे मैं कोई यूजफुल थिंग नहीं बना रहा। ये जस्ट एक सेट है मेरे पास इंफॉर्मेशन का। यानी कि अगर मेरे इसमें मेरे मैं बोलूँ कि भाई राहुल राहुल 10 प्ले एरिया, और मैं एरिया भी नहीं देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि भाई राहुल हिट, राहुल अ, राहुल 10 हिट 6। अब ये सब अलग अलग है, ठीक है। रुको मैं एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जो भी डेटा है इसको अपन क्लियर कर लेते हैं समझ आने के लिए, ठीक है। हाँ, मैंने बोला कि भाई ये राहुल राहुल कॉमा 10 कॉमा हिट कॉमा 6। अभी ये अलग अलग है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कोई सेंटेंस में दिखाई, अलग अलग है। तो ये मेरा डाटा हुआ कि भाई मैंने तुम्हें कोई डाटा दे दिया कि भाई एक राहुल आदमी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, ठीक है। और ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, पर ये सिर्फ अभी तुम्हारा डाटा है। इससे कोई ऐसा इससे तुम्हारा कुछ यूजफुल नहीं बन रहा है। पर अगर इंफॉर्मेशन बोले तो तुमने इस डाटा को लेके कुछ इंफॉर्मेशन बना दी कि भाई राहुल है, उसने 10 हिट्स किए हैं 6, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गई इंफॉर्मेशन। अब ये तुम्हें ना बता रहा है, ये तुम्हें एक चीज बता रहा है कि भाई एक राहुल नाम का जो पर्सन है एक्स, उसने हिट किए है 10 6, ठीक है। ये तुम्हें इंफॉर्मेशन हुई तुम्हारी। तो यही डिफरेंस है डाटा और इन्फॉर्मेशन में। तो तुम्हें अगर कोई बोले डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये तो बेसिक्स है, ये बहुत बेसिक्स है, ये चीजें बहुत लाइक तुम्हें समझ ही आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस यही कि जो तुम्हारा ड्रॉ ड्रॉ थिंग्स है, जो तुम्हारी रॉ थिंग्स है वो तुम्हारा डाटा हुआ, और जो तुम उस रॉ थिंग से कुछ यूजफुल मीनिंगफुल चीज बना लो,
तो वो तुम्हारा हो गया अपना, उसको ये क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये फोटोज को आप देखोगे तो यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारी एक इनपुट यूनिट है। तो आखिरकार ये है क्या? तो ये हमारा है जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, जो हमें कंपोनेंट चाहिए उसका ये एक बेसिक आउट वर्जन है। ठीक है, कि भाई हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब ये हो गया आपका इनपुट साइड। ठीक है, इनपुट साइड, इसको वो हम बोलते हैं कि भाई ये इनपुट कर रहा है, क्या ये, या इनपुट ले रहा है, या इनपुट जो भी तुम इसको बोलना चाहो ये बोल सकते हो कि भाई ये इनपुट ले रहा है या कर रहा है। ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा जो भी तुम बोल रहे हो इसको, वो तुम्हारा अपना अपना स्टाइल है कि तुम उसको इनपुट बोलो, क्या बोलना है तुम्हें, जो बोलना है बोलो। ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट हो गया। अब तुम्हें जो इसको बोलना है तुम बोलो। अब यहाँ पे हमने बोला कि भाई ये इनपुट यूनिट है। ठीक है, अब ये कोई डेटा इनपुट किया इसने। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कीबोर्ड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कोई कीबोर्ड हो सकता है, या माउस हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यहाँ से तुम अपना इनपुट दोगे। ठीक है, अब ये इनपुट जाएगा डाटा। ठीक है, डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सीपीयू, हमने तो पढ़ा है कि बचपन से कि सीपीयू होता है ब्रेन कंप्यूटर का। अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे कि भाई सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक होता है ए एल यू, एक ए एल यू होता है, एक होता है यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और एक होता है रजिस्टार। ठीक है, या रजिस्टार, रजिस्टार्स बोल लो, या मेमोरी रजिस्टार्स बोल लो, ये कुछ भी, ये तीन होते हैं सीपीयू के अंदर। अब हम थोड़ा सा इंडेप्थ जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे कि भाई ये एक हमारा होता है कि भाई एक इनपुट, एक क्या होता है भाई हमारा, ये हो जाता है आई पी ओ साइकिल। ठीक है, ये हमारी आईपीओ साइकिल होती है, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग साइकिल, ये होती है। ठीक है, ये तो हमारी साइकिल होती है। अब ये सब ना, ये सब थोड़ा सा हम इनके इन डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ काम नहीं है, आईओपी साइकिल में कुछ काम है नहीं। अब उसने तो बता दिया कि भाई हमने इसको बोल दिया कि ये है हमारी आईपीओ साइकिल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारी क्या है, आई पी ओ साइकिल। ठीक है, ये हमारी आईपीओ साइकिल है। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देते हैं दिखाने के लिए। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, आईपीओ साइकिल हो गई। ठीक है, तो अब जो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा देखिए, तो हम एरोस की मदद से इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट हो गया, और ये हम जैसा मैंने बताया मेमोरी, तो ये मेमोरी हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा इनपुट गया। ठीक है, अब सीपीयू, जो मैंने बताया था कि सीपीयू में अब तीन पार्ट है। एक होता है एएलयू। ठीक है, अभी हम बताएंगे। एएलयू का मतलब होता है हमारा अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये होता है एएलयू का फुल फॉर्म। फिर एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है रजिस्टर्स, रजिस्टार्स। ओके, तो अब ये सब, ये तीनों एक दूसरे से और अपना इंटर इंटर कम्युनिकेट करते रहते हैं, और फिर यहाँ से हमारा डेटा आउटपुट निकल जाता है, और जो हमें जरूरत है सीपीयू से वो हमारे यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है मेमोरी में। और मेमोरी के अंदर भी दो पार्ट्स है, एक है हमारी मेन मेमोरी, और एक हमारी है सेकेंडरी मेमोरी। हम देखिए, आप सबने पढ़ चुका है, हम बस इसके इन डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते पहले इनपुट यूनिट। वह इनपुट यूनिट आपको पता है कि इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। ये तो आपको पहले से पता है, यानी कीबोर्ड हो गया। इसके लिए मैं एग्जांपल, आप, मेरे को नहीं लगता मुझे बताने पड़ेगा, पता ही है आपको। जैसे हमारा हमारा क्या क्या हो सकते हैं, हमारे इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड हो जाएगा, हमारे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस एंड ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ से, ये तो इनपुट आपको समझ आ गया ना, इनपुट यूनिट्स। अब इनपुट यूनिट के बाद आता है हम हमारे सीपीयू पे। तो अब सीपीयू के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज कंट्रोल्स इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ कंप्यूटर। ये आपको पहले से पता है। द सीपीयू इज लोकेटेड ऑन ए स्मॉल चिप, इट इज कॉल्ड ए माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एंड उसके बाद एक और है पॉइंट कि द सीपीयू फर्स्ट, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द
CPU first fetches the information from the memory and then interprets that, so to know what is to be done. अब ये थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज है, इसको अपन समझ लेते हैं। देखो भाई, सीपीयू का काम है कि वो, उसका जो मेन इंस्ट्रक्शन वाला काम है कि भाई जो तुम्हारी मेमोरी है, ठीक है, जो तुम्हारी मेमोरी है उसमें से वो जो भी उसको लगे वो ले लेगा। उसको लगे वो ले ले, उसको जो लगेगा वो ले लेगा, ठीक है। उसको लगेगा कि भाई मुझे ये चाहिए तो वो ले लेगा, जिसको वो लगेगा तो वो ले लेगा, ठीक है। एंड देन वो उसमें से पता लगाएगा कि मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे करना क्या है, कि मुझे इस इन्फॉर्म जो भी मुझे करना है उसके बाद मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है उसके साथ उसको जो भी करना हो, पर उसको वो पता लगाएगा कि भाई मुझे, हाँ, मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे बेसिकली ये काम करना है। इसका ये काम होगा कि भाई मैं पता लगाऊं कि एग्जैक्टली व्हाट टू बी डन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि सीपीयू कैन ऑल्सो फेच द डेटा फ्रॉम मेमोरी और इनपुट डिवाइस। अब सीपीयू चाहे तो या तो वो मेमोरी से भी डेटा दे सकता है, या वो चाहे तो वो इनपुट भी ले सकता है किसी डिवाइस से। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंट्रोल प्लस पी दबाया जो होता है प्रिंट के लिए, है ना, तो वो सीपीयू उसे मेजर करेगा कि भाई ये दिया गया है कि भाई हम मुझे प्रिंट करना है इसे, तो वो उसको इनपुट आए कहाँ से, कीबोर्ड से, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने जैसे बताया था कि सीपीयू हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अब डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक लॉजिक यूनिट, जिसको अपन ने अभी बताया था एएलयू। फिर होता है कंट्रोल यूनिट, होता है सीयू। एंड उसके बाद होता है एक मेमोरी रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं। अब अपन आते हैं फर्स्ट वाले पे, एक एक करके इनको समझेंगे अपन। सबसे आता है पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, विच इज एएलयू। अब एएलयू क्या करता है, तो एएलयू करता है द फर्स्ट यूनिट परफॉर्म द मैटिक। अपन मतलब अगर जैसे ये बोले ना कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो अर्थमेटिक का मतलब ही क्या होता है, अर्थमेटिक का मतलब होता है हमारी मैथमेटिक्स, ओके। तो जो हम मैथमेटिक्स और लॉजिक यूनिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एएलयू। अब इसका काम होता है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है और लॉजिकल डिसीजंस लेता है। यानी हमारे जो सीपीयू रहता है उसमें पहले से एक ऐसा यूनिट प्रेजेंट रहता है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई मैं मैथ्स कर दूंगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है सीपीयू, मैं अपनी तरफ से अपना मैथ्स कर दूंगा। वो यूनिट का पर्टिकुलर काम होता है। अब अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को तो हम जानते हैं, यानी एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, या मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। ये अपने में डेटा होता है। फिर अब होता है एक लॉजिक डिसीजन इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ टू डेटा आइटम्स टू सी विच वन इज लार्जर और स्मॉलर और इक्वल। यानी इसका मतलब ये भी है कि अगर हमने बोला था कि भाई ये अर्थमेटिक है एंड लॉजिक है, तो इसका मतलब ये लॉजिक्स भी लगा सकते हैं कि भाई कौन सा छोटा बड़ा है ना। यानी हम बोलते हैं ग्रेटर देन, या फिर स्मॉलर देन, या फिर इज इक्वल्स टू, या फिर अपन ग्रेटर देन स्मॉलर देन बोलते, ग्रेटर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन एन इज इक्वल्स टू बोलते हैं ना, तो वो भी ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। यानी और इसके अलावा बाकी सारे जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन है, ये काम होता है हमारे एएलयू का, कि भाई एएलयू तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम कर लो ये सारे काम, हम हमारी क्यों फालतू में एनर्जी वेस्ट करें, ये सारा काम यूनिट के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल यूनिट। अब वही कंट्रोल यूनिट का होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट होता है कि ये भाई इसका काम जैसे एज पर द वर्ड्स, अगर वर्ड टू वर्ड जाए तो भाई इसका काम होता है कंट्रोल करता है। द कंट्रोल यूनिट coordinates and control the flow of the data flow in and out of the CPU and also controls all the operations, ठीक है, of ALU memory registers and also input output unit। यानी ये सिर्फ फ्लो को मेंटेन करता है, इसका काम ही है कि भाई तू मेंटेन करके रखना है तुम्हें फ्लो ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसमें तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा कि इसको डाउट होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं बताने लायक, ठीक है। अब इसके एक और पॉइंट क्या है कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये कैरी करता है आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रोग्राम में स्टोर किया है कि भाई तुम्हें कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो इसका काम क्या होगा कि भाई बोलेगा ठीक है भाई लाओ तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस मुझे दे दो, और ये इंस्ट्रक्शंस ये लेके बोलेगा ठीक है मैं ये इंस्ट्रक्शंस ले लूंगा, मैं इसे करूंगा डिकोड, ठीक है। वो वो उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा,
फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा, यानी हम बोलते हैं इसको, ठीक है, हम इस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर वो सेंड करेगा कंट्रोल, या तो इनपुट को या तो आउटपुट डिवाइस को, until the required operation is done properly by ALU and memory। अब भाई सिंपल भाषा में समझते हैं इसको कि भाई इसका काम क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है होल्ड करता है कि भाई तुमने फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखा है किसी प्रोग्राम में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गेम बोलूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल माइनक्राफ्ट, तुम अगर क्राफ्टिंग टेबल को टच करोगे, ठीक है, क्राफ्टिंग टेबल तुम्हारा अगर टच हुआ है, तो तुमने यूजर ने गेमर ने वो डाल के रखा, गेम डेवलपर ने डाल के रखा कि जब भी यूजर इस क्राफ्टिंग टेबल को टच करेगा, ठीक है, तो इस क्राफ्टिंग टेबल को टच करने के बाद एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, यानी कि भाई जब भी कोई कीबोर्ड से बटन दबाएगा, ठीक है, तो उस कीबोर्ड की बटन दबाने से, उसके पास जाने से, और जैसे ही उसको किसी ने ई दबाया, ठीक है, या कोई भी बटन जो भी तुम उसको असाइन करते हो दबाया, तो एक मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है, और ये सेंड करेगा कंट्रोल सिग्नल अंटिल द ऑपरेशन, जब तक खत्म नहीं होता। चलो गेम के पर्सपेक्टिव से छोड़ते, चलो गेम के पर्सपेक्टिव से छोड़ते, अब इसको पर्सपेक्टिव से ऐसे पकड़ते कि भाई तुमने बोला कि मुझे एक प्रिंट करना है, तुमने तुमने बोला कि भाई मैं कंट्रोल और एक काम करते हैं अपन, इसको ऐसा ले लेते हैं कि भाई भाई हमें CRL यानी कंट्रोल, ठीक है, मैं CRL प्लस P दबा दिया, ये होता है हमारा प्रिंट के लिए। अब ये तुम्हारे प्रोग्राम में पहले से फीडेड है, ठीक है, ये तुम्हारे प्रोग्राम में पहले से ये चीज फीड है, इंस्ट्रक्शन की भाई अगर ये कोई दबाए तो मुझे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले अब ना कन- जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसका काम है क्या है कि भाई ये बोलेगा कि भाई ठीक है, मेरा मेरा काम अब क्या हो गया यहाँ पे कि सबसे पहले तो मुझे पता लगाना है कि भाई क्या दिया है, मुझे क्या करना है इस कंट्रोल प्लस पी का। फिर ये जाएगा ढूंढेगा, हाँ भाई इसने इसका मतलब होता है प्रिंट करना। तो फिर ये इसको समझ के ये सिग्नल भेजेगा किसको, प्रिंटर भाई को, कि प्रिंटर भाई आपका पास काम आया है, आपको ये फलाना फलाना डॉक्यूमेंट या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट आउट करके देना है। और ये सिग्नल तब तक जाएंगे, ये कब तक जाएंगे सिग्नल्स, ये सिग्नल्स तब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब तक हमारे ये जो सिग्नल्स है, ये तब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब तक हमारा जो भी ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए। यानी प्रिंटिंग जब तक निकल नहीं जाती तब तक ये चलता रहेगा। अब अगर आप बोलोगे कि भाई ये ऑपरेशन तो इसमें लिखा है कि अंटिल रिक्वायर्ड द ऑपरेशन इज डन प्रॉपरली बाय ALU और मेमोरी, तो ये काम तो मेमोरी का काम है ना भाई, मेमोरी में तुम्हारी सेव नहीं है, तुम्हारी जो भी रिक्वायर्ड फाइल होगी वो मेमोरी में सेव होगी, ठीक है। अब हम समझ गए हैं कि मेरे को समझ लगता है कि इतना समझ आ गया होगा, इसमें इतना कोई डाउट है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी रजिस्टर्स में। अब मेमोरी रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैशटैग इम्पोर्टेंट, ओके, IMP इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके प्रोग्रामिंग के टाइम पे बहुत काम आएगा, ठीक है। ये बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है, और मेमोरी के बारे में तो खासकर नहीं पता होती है जब प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि जब ना आप देखो, प्रोग्रामिंग दो तरह की हो सकती है, या तो आप किसी लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं कि भाई मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना, कुछ बनाना, और एक होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, यानी कि पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग फॉर द कॉम्पिटिटर, जो लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उनके लिए होती है प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ना ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको एकदम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन के निकलना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ समझाना कि होती क्या है मेमोरी रजिस्टर। तो रजिस्टर इज अ टेम्परेरी यूनिट ऑफ मेमोरी इन द CPU, ठीक है। अब ये CPU के अंदर प्रेजेंट एक मेमोरी होती है, ठीक है, एक छोटी सी मेमोरी होती है जो प्रेजेंट होती है। दिस रिसीव्स डाटा, इंफॉर्मेशन, एंड देन दिस डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज held in them as a part the requirement, हाँ, them as per the requirement। अब देखो होता क्या है कि जब भी CPU को जरूरत होगी किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भाई 2 + 2, ठीक है,
2+2 का मुझे आंसर चाहिए, तो हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये जो डेटा हो, ये पहले से स्टोर्ड हो यहाँ पे हमारे मेमोरी रजिस्टर्स में। ठीक है, हो सकता है। ये टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, टेम्पररी यूनिट ऑफ मेमोरी है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि भाई हो सकता है कि 2+2 4 तुमने अभी किया हो जस्ट, और वापस इसकी जरूरत हो, तो ये वापस वहीं से इनिशिएट कर लेगा, ये वापस इसको ये एएलयू के पास, एएलयू के पास नहीं भेजेगा कि भाई तू जा वापस प्रोसेस कर और फिर मुझे बता। हो सकता है वो इसको स्टोर कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, रजिस्टर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, 16, 32, 64। अब ये एक बहुत सही कैच है। ठीक है, इस पे गौर करिए। ठीक है, एंड सो ऑन। आपने आज तक देखा होगा कि जब भी आप सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, तो वो आपसे, उसके जो इंस्टॉलर्स रहते हैं वो पूछते हैं कि भाई आपका कंप्यूटर X64 है या X32 है आर्किटेक्चर पे। यानी अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप समझे ये X32 और X64 बिट क्या होता है। ठीक है, 64 बिट या फिर आप जैसे आप बोलते हो ना 64 बिट या 32 बिट। आपने ये भी देखा होगी कि आपके जो जो होते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर आपका विंडोज भी होता है, विंडोज, उसको भी आप देखोगे तो उसमें लिखा रहता है विंडोज का, आपको भाई विंडोज जो, मतलब आपने कभी इंस्टॉलेशन किया होगा तो विंडोज लिखा रहता है कि X32 बिट चाहिए या फिर X64 बिट चाहिए। तो भाई ये होता क्या है, ये बिट्स होता क्या है, यही होता है कि ये आपके ना मेमोरी रजिस्ट्री, यानी मेमोरी रजिस्टार की मेमोरी होती है। कि भाई आप में के जो पर्टिकुलर जो आपके इसमें सीपीयू लगा है, आपके जो कंप्यूटर में सीपीयू लगा है, वो उसकी जो अंदर की रजिस्टार है वो कितने मेमोरी की है, या तो वो 32 की होगी, या वो 64 की होगी, या 16 की होगी। वैसे 16 बहुत ओल्ड टाइम की है, बट अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो हमारी जो मेमोरी रजिस्टार है वो या तो 32 की होगी किसी भी कंप्यूटर में, या फिर होगी या 64 की होगी। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता किसी और चीज की होती है। 16 बहुत पहले, बहुत 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 पहले, सालों गुजर चुके जाए हुए उसको, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट है इसमें, each registers inside the CPU has a specific function like storing data, storing an information instruction, storing address of the location in the memory। अब ये भी आपको मैं आगे आके पता चलेगा कि भाई एड्रेस ऑफ ए लोकेशन इन ए मेमोरी एक्सेट्रा क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए हम बस ये समझ लेते कि भाई हमने ये समझा कि भाई जो साइज होता है रजिस्टर का, वो 16, 32 या 64 बिट में होता है, या सो ऑन। अब ये होता है ना कि ये 16 के टेबल में भी, जो अपन बोलते हैं 16, 16, 16, 32, 64, ऐसा, मतलब मेरे को नहीं पता इसका क्या, ऐसा क्या होता है, मेरे को खुद को भी इसका लॉजिक नहीं पता है। पर हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसका लॉजिक हम देख ले तो लाइक इसका लॉजिक कुछ होता है, मेरे को भी नहीं पता है, मैं खुद भी अननोन हूँ इसके। 16 का तो नहीं होता है मेरे हिसाब से, होगा। आई थिंक ये 16 के उस पे चलता है, यानी हाँ, मैं मैं गलत बोल रहा था, ये 16 के उस पे नहीं चलता है, ये चलता है भाई 16। ठीक है, 16, 16 के बाद ये इसका, भाई 16 तो कितना अपना हो गया, 16 के बाद ये 32 हो गया, और अगर हम कर ले इसके बाद 32 का हम कर ले, तो ये मल्टीपल्स में चलता है, ये चलता है 16 के मल्टीपल। यानी तुम्हारा अभी तक जैसे 16 बिट हो गया, ठीक है, 16 × 2 कर लो तो ये हो जाता है हमारा 32। ठीक है, अब अगर हम 32 तक अब हम आ चुके हैं, अब अगर हम 32 का भी डबल कर दे, ठीक है, यानी 32 × 2 विच इज 64 बिट, तो अभी हम 64 बिट, यानी अब जब भी तुम को कोई बिट बोले कि भाई भाई ये बिट 64 बिट के आगे क्या आता है, तो तुम्हें बस क्या करना है, ×2 करना है, तो उसके आगे का तुम्हें पता चल जाएगा कि अगला कौन सा बिट का तुम्हारा रजिस्टर तुम्हें मिल सकता है। यानी कौन सा रजिस्टर या रजिस्टार, रजिस्टर नहीं होता है सॉरी, रजिस्टार अगला कौन सा आएगा। ठीक है, यानी ये जैसे अगर मैंने बोला भाई 16 बिट का है, इसके आगे कौन सा आता है, तो तुम बोलेगे 16 × 2 विच इज ऑलमोस्ट लाइक 32 बिट्स, एंड इफ वी मल्टीप्लाई 32 बिट्स इंटू 2 विच इज 64 बिट्स। ओके, ठीक है, तो ये होता है हमारा रजिस्टर्स का, यानी रजिस्टर्स का पूरा, रजिस्टर्स नहीं, रजिस्टर्स का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट,
The user registers can be used by an assembly language programmer for storing operation, ठीक है, और रिजल्ट्स एक्सेट्रा। अब मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो यूजर रहता है इसके पास एक्सेस रहता है बाय एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर, यानी जो पर्सन असेंबली लैंग्वेज पे काम करता है, असेंबली लैंग्वेज पे उसके पास एक्सेस हो जाता है इस मेमोरी को हैंडल करने की कैपेसिटी। यानी ये पर्सन उसको हैंडल कर सकता है, क्योंकि तभी तो देखो ना, तभी तो जब भी तुम देखोगे कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है उसमें पूछा जाता है कि भाई तुम बताओ कि तुम्हें तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो है वो तुम्हें 32 वाले बिट का चाहिए या 64 बिट का चाहिए। अगर वो प्रोग्रामर ही नहीं लिखेगा कि उसको कौन से बिट का चाहिए तो वो कैसे लिखेगा? तो उसने बनाया ही इस तरीके से कि हमें जरूरत वाली चीजों पे लगे, हम कर सके, ठीक है। अब इसमें होता है कि एक ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्यूमुलेटर या एसीसी इज द मेन रजिस्टर in the ALU and contain one of the operands operands of an operation to be performed in ALU। अब ये इसका क्या काम होता है? ये मेन रजिस्टर होता है भाई कि जो तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्लस माइनस इक्वल्स टू जो भी एक्स वाई जेड होता है वो सब इसको हैंडल करता है। तो आई थिंक तुम्हें मेमोरी रजिस्टर तो समझ आ गया होगा। एक बार क्विक हम इसका रिकैप ले लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखो यहाँ पे 30 पॉइंट पे ये बहुत अच्छे से क्लियर लिखा है कि जो यूजर रहता है उसके पास इसका एक्सेस हो जाता है बाय यूजिंग किसके यूजिंग असेंबली यूजिंग असेंबली लैंग्वेज जो होती है। असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्रामर होते हैं वो इसे यूज करते हैं स्टोर करने के लिए अपने ऑपरेंड्स, या और फिर कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो गए या कुछ भी स्टोर करने के लिए वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे जाके इसके बारे में भी तुम्हें बहुत पता चलेगा, आगे अपन इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट में आएंगे तब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पर अभी तो ये समझो कि सबसे पहले पहला हमारा ये होता है कि भाई ये एक टेम्परेरी यूनिट ऑफ मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी अपनी इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, ठीक है, और उसको स्टोर करके रखती है। फिर ये होती है रजिस्टर की साइजेस डिफरेंट टाइप की होती है, 16, 32, 64 और सो ऑन। और इसका मैंने तुम्हें कैसा बताया कि भाई जो 16 होता है उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारा 16 होता है उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो किससे? अपना उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो सबसे सही इंटू 2 से। तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारे ये करेगा कि तुम्हें उससे मिल जाएगा इसके आगे वाला जो कौन सा तुम्हारा बिट का सिस्टम है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छा कर देता हूँ जिससे समझ आ जाए। इरेज ऑल कंटेंट, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 64 बिट, ओके, बिट, ठीक है। और ये बिट, और 16 का तो हमारे पास 16 तो ये स्मॉलेस्ट बिट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको स्मॉलेस्ट बिट, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि यहाँ पे each register inside the CPU has a specific function storing। ये भी बता दिया आपको कि भाई ये क्या क्या कर सकता है। ये स्टोर कर सकता है डेटा, ये स्टोर कर सकता है इंस्ट्रक्शंस, और ये स्टोर कर सकता है कोई एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन द मेमोरी। ये आपको बाद में बताऊंगा कि भाई कोई एड्रेस रहता है उसका लोकेशन स्टोर कर सकता है मेमोरी में। तो ये वाला जो हो गया ये भी कॉन्सेप्ट वैसे ही हो गया। अब इसके बाद ना ये जो था ना यूजर यूजर रजिस्ट्री कैन बी स्टोर्ड बाय द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स फॉर द स्टोरिंग द ऑपरेंड्स। ये वाला जो था ना कॉन्सेप्ट, ये अपन ने शायद चेक किया था इसमें कि जो हमारा यूजर है प्रोग्रामर वो असेंबली लैंग्वेज को ना आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके पास एक्सेस हो जाता है यूजर रजिस्टर का कि भाई मैं इसको, जो यूजर रजिस्टर होता है वो असेंबली लैंग्वेज की मदद से स्टोर कर सकता है ऑपरेंड्स, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और एक्सेट्रा। और इसमें जो ये रहता है एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर जो रहता है एसीसी जिसे बोलते हैं वो मेन रहता है रजिस्टर जो ए एल यू, मेन रजिस्टर रहता है इन ए एल यू, मेन रजिस्टर ए एल यू का रहता है या ए एल यू में रहता है, जो हमारे वन ऑफ द ऑपरेंड्स को करेगा, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
ये इंफॉर्मेशन को परफॉर्म कर सकता है। अब इसके बाद ना ये वजह मेमोरी था, ठीक है ना, मेमोरी अटैच। अब हम थोड़ा सा बिल्कुल एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, और वो है भाई मेमोरी। अब व्हाट इज मेमोरी, ठीक है ना। तो मेमोरी होती क्या है? तो मेमोरी असल में ना कुछ भी नहीं होती है। मेमोरी वही चीज होती है जो अपन देख रहे थे अभी, है ना। ये होती है कि भाई मेमोरी अटैच होती है सीपीयू से, वो यूज करती है स्टोरेज डेटा और इंस्ट्रक्शंस, और वो इंटरनल वाली मेमोरी होती है, ठीक है। अब उसके बाद ना उसी मेमोरी को अपन जब सेट कर लेना, किसमें, इंटरनल मेमोरी कैन होल्ड द डेटा, यानी वही डेटा को तो होल्ड भी कर लिए अपने से, अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक चीज समझो, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमने इनपुट भी ले लिया, ठीक है, हमने आउटपुट भी लिया, हमने प्रोसेस भी कर लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें, जैसे मैंने बोला, 2 + 2, और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसे तुम्हें प्लस करना है फिर अगेन 2 से, तो ये कहीं जाके सेव होना चाहिए। तो तुम्हें एक ऐसी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी जो इसे सेव कर ले कि भाई मैं जो हूँ, तुम ये पहले 2 + 2 परफॉर्म कर लो, फिर मैं ये 4 को स्टोर कर लूंगा यहाँ पे, फिर मैं इसको वापस इस 4 को लेकर आऊंगा, और फिर इस 4 को प्लस करूंगा मैं वापस 2 से, और फिर उसके बाद जो मुझे आंसर आएगा वो मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो मुझे आंसर आएगा मैं उसको तुम्हें एज अ आउटपुट दे दूंगा, तो कहीं तो स्टोर करना है, तो इसको बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते, मेमोरी अटैच टू द सीपीयू टू यूज द स्टोरेज और डेटा इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तो भाई इंटरनल मेमोरी क्या है ये समझ लो, ठीक है। और इसका इट इज द इंटरनल मेमोरी दैट होल्ड्स द डेटा, यानी इंटरनल मेमोरी ही होती है जो होल्ड करती है डेटा। अब ये इंपॉर्टेंट है जो अभी हम बोल रहे थे ना, एड्रेस। ईच मेमोरी लोकेशन इज ऑफ द सेम साइज एज एन एड्रेस। अब भाई ये एड्रेस और ये लोकेशन, ये क्या मेमोरी लोकेशन क्या फंडा है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, यहाँ पे बताते हैं, है ना। ये तुम्हारी स्टोरेज होती है, ठीक है। अब अगर तुम इसे बुक शेल्फ की तरह मानो, तो इसमें अलग अलग जगह है जहाँ पे तुम अपनी अलग अलग चीजें स्टोर कर सकते हो। यानी अगर तुम स्लॉट 1 ले लो, तो स्लॉट 1 में बुक्स होगी साइंस की, ठीक है, साइंस की बुक हो सकती है। तो उस साइंस की बुक का ना सबसे सही सही ऑप्शन मेरे पास क्या था, ये साइंस की बुक का स्टोरेज का जो मेमोरी लोकेशन था ना, यहाँ से निकल के, ठीक है ना, यहाँ से निकल के जो मेमोरी लोकेशन है, यानी अगर मैं बोलूँ कि भाई जो मेमोरी लोकेशन बोलूँ, या मेमोरी लोकेशन, यानी कैसे बोल सकते हैं कि भाई उसकी लोकेशन है शेल्फ 1 का सेकंड रो। और अगर मुझे कोई पूछे कि इसका एड्रेस क्या होगा ना, तो अगर इसका एड्रेस बोलने के लिए बोलूँ ना मैं तुझे, तो एड्रेस ये होगा कि भाई वो शेल्फ 1 के, ठीक है, सेकंड स्लॉट में, यानी ये इस लोकेशन पर रखी है, और ये एड्रेस है इसकी तरफ जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये हो गई मेमोरी लोकेशन, ठीक है, मेमोरी का लोकेशन हो गया ये। और ये हो गई उसके, और वो मेमोरी की क्या लोकेशन, यानी फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि ये जो राहुल है भाई, राहुल रहता है कनाडा में, कनाडा में रहता है, और एक पर्टिकुलर कोई एक्स प्लेस पे रहता है। अब अगर मुझे कोई बोले कि भाई मेरे को इसके घर पे जाना है, तो ये मेरे को देगा इसका क्या, एड्रेस, ठीक है, कि भाई तू यहाँ से ना, तुझे इंडिया से पहले कनाडा के लिए फ्लाइट लेनी है, फिर कनाडा में वो एक पर्टिकुलर एरिया वहां पे जाना पड़ेगा, और फिर वहां से उसको उस एक्स प्लेस पे जाना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ से हमारा ये होगा। अब विद द हेल्प ऑफ द एड्रेस, द कंप्यूटर कैन फाइंड एनी डेटा इजीली विदाउट हैविंग टू सर्च एन एंटायर मेमोरी। यानी ये वही बात है कि तुम्हें पूरा कनाडा सर्च करने थोड़ी ना जाओगे उस राहुल के लिए, पूरा कनाडा थोड़ी ना सर्च करने जाओगे राहुल को। तुम्हें एक एड्रेस बता दिया कि भाई कनाडा में ये एक्स प्लेस पे रहता है, तो तुम आराम से वहां तक जा सकते हो,
कि भाई ये बंदा एक्स प्लेस पे रहता है, मस्त चले जाओ यहाँ पे ढूंढ लो। अब तुम्हें अगर बोलूं मैं कि भाई ये राहुल नाम का बंदा है, ये तो कनाडा में रहता है, अब जाओ ढूंढो इसको। तो आई होप सो कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि भाई मेमोरी एड्रेस और ये क्या है, कि फाइंड कैसे करता है इजीली डेटा और ये वो। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इंटरनल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड अ मेन मेमोरी एंड दिस। अब इसका मतलब है कि तुम्हारी इंटरनल मेमोरी आल्सो कहलाती है प्राइम मेमोरी और मेन मेमोरी। अब ये तो तुमने 10th में पढ़ाई है, 10th से उससे पहले। व्हेन द टास्क इज परफॉर्म्ड, द सीयू यानी सेंट्रल यूनिट makes the space available for the storing data instructions. Thereafter, the memory is cleared and the memory space is available for the next task. Okay, यानी अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो मेरी जो टास्क है ना, कि जो भी मेरा टास्क है वो परफॉर्म होगा जब मेरा सेंट्रल यूनिट में, तो एक स्पेस अवेलेबल कर लेगा, स्टोरेज करके स्टोर कर लेगा हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शंस, और फिर उसको मेमोरी को क्लियर कर देगा कि भाई नेक्स्ट टास्क हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ना। द टाइम ऑफ डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन इन द मेमोरी, देयरफॉर दिस मेमोरी इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। ठीक है। अब ये बात तो आपको पता होगी कि भाई रैम क्या होती है, पर रैम हमारी मेन मेमोरी, ऐसा अपन बोलते हैं ना, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है। अब ये जो लाइन है ये क्या बोली है ये, ठीक है, द टाइम, ठीक है, ये जो लाइन बोली है, द टाइम ऑफ एक्सेसिंग डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। अब इसका मतलब हुआ जो टाइम होता है एक्सेस करने का डेटा, वो इंडिपेंडेंट होता है लोकेशन ऑफ द मेमोरी। यानी क्या होता है, तुम्हारी जो भी मेमोरी सेव होगी रैम के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल मेरा जो भी डेटा होगा वो रैम में अगर सेव है, तो वो इंडिपेंडेंट होगा कि उसको कितना टाइम लग रहा है एक्सेस होने में। यानी एक्सेस होने में क्या टाइम लग रहा है उससे इंडिपेंडेंट होगा। यानी मैं इसको अगर दूसरे शब्दों में अपन बोलना चाहे, तो भाई ये एक्सेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा एक्सेस करने में एज कम्पेयर टू द अदर मेमोरीज। ठीक है। ठीक है, अदर मेमोरी के हिसाब से इसको, ये इंडिपेंडेंट है तो इसकी कहाँ लोकेशन पर रखी इसको फर्क नहीं पड़ता। ये उसको उसी स्पीड से, सेम स्पीड से, यानी समझ रहे हो ना, सेम स्पीड से एक्सेस करेगा, चाहे वो फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी में कहीं पे भी रखा हो। तो अपन रैम में ना, आपने जैसे सुना होगा रैम में लगी रहती है चिप्स, तो चिप्स के अंदर डेटा सेव रहता है। तो अब वो चिप्स में कहीं कोई से भी हो सकता है, वो चिप 1 में सेव है, चिप 2 में सेव है, ठीक है ना। तो उससे ये फर्क नहीं पड़ता कौन सी चिप में सेव है, वो उतनी ही स्पीड से एक्सेस होगी जितने स्पीड से दूसरी एक्सेस होती है। ठीक है। अब अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, तो ये वाला पॉइंट भी आराम से क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल इन नेचर, इज इन नेचर होती है, that means when the power is switched off, the data stored in the memory is permanently erased। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी ये बहुत वॉलेटाइल होती है। यानी तुमने इसमें कोई डेटा लिया तो ये तुरंत उड़ जाना है। ठीक है। जैसे तुम्हें अपना मतलब पीसी शट डाउन करना है, अब इसको थोड़ा सा ना अपन थोड़ा सा इन डेप्थ समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मजा आएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये काम कैसे करता है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि उसमें चिप्स होती है, तो जो चिप्स होती है, अब देखो कंप्यूटर काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है, हमारा कंप्यूटर काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो हमारा जो कंप्यूटर हुआ वो हुआ भाई इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को स्टोर किया जाता है रैम में, एक लेवल पे हमें पता है बाइनरी। ठीक है। हमें ये पता है कि भाई जो हमारे जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करते हैं, यानी 0 1 एंड 1। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता क्या है कि तुम्हारी रैंडम एक्सेस ही नहीं, हर मेमोरी में यही होता है कि आपकी जो मेमोरी रहती है ना, उसके अंदर एक लेवल पे, यानी फॉर एग्जांपल उस प्लेस पे या तो इलेक्ट्रॉन, या तो मेमोरी, या तो डाटा, या तो डेटा, या तो इंस्ट्रक्शन, या तो मेमोरी, या तो इंस्ट्रक्शन, या तो डेटा, या तो इंस्ट्रक्शन, या तो मेमोरी, या तो डेटा, या तो इंस्ट्रक्शन, या तो
जीरो पे एक लेवल पे, एक लेवल होगा जिसको जीरो बोलेंगे और एक लेवल होगा वन बोलेंगे। यानी जीरो ऐसा मान लो कि ये अगर एक एक प्लेस है, तो ये अगर ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है तो ये हो गया वन, और अगर ये पूरा खाली है तो ये जीरो हो गया। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह भरते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या होता है कि भाई रैम जो रहती है ना, वो वॉलेटाइल रहती है, क्योंकि ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तुमने स्विच ऑफ किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो आउट हो जाएंगे, इसमें से निकल जाएंगे। तो अब जो मेमोरी रहेगी उसमें सारी मेमोरीज, पूरी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में क्या बचा रहेगा, रैम की अगर सारी सारी जो जगह है वहां से निकल जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी कोई मेमोरी नहीं बची, नो मेमोरी। और जब भी आप अपना कंप्यूटर चालू करोगे तो वापस से उसके अंदर मेमोरी फीड हो जाएगी, उसके अंदर से वापस मेमोरी आ जाएगी जो उसको मेमोरी चाहिए, की जरूरत है। जो आप बोलते हैं स्टार्टअप एप्स ने देखो कितनी सारी रैम ले ली, तो वो उतनी ही रैम वापस ले लेगी जितनी स्टार्टअप एप्स और उनको जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा है, ये ज्यादा आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट है, पर ये एकदम नॉलेज के लिए रहना चाहिए कि भाई चिप्स के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन सेव होते हैं और वो एक लेवल पे रहता है। यानी अगर वो जगह खाली है यानी जीरो, और अगर वो भरी है तो वन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है, दैट इज वाई। अब अब हाँ, अब फिर यही तो क्वेश्चन आता है कि भाई अगर फिर रहता है तो हमारी फाइल सेव कैसे होती है। फॉर तो दैट इज वाई द सेकेंडरी मेमोरी इज नेसेसरी टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली फॉर लेटर यूज। ये एक मेमोरी जो होती है हमारी, ये होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसका काम होता है कि जो भी हमारा डेटा अगर हमने उसको सेकेंडरी मेमोरी सेव कर देते हैं, तो वो ये वॉलेटाइलिटी से आजाद हो जाता है। यानी कि ये कभी मतलब जाएगा ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी। अब आउटपुट देख लेते हैं। भाई आउटपुट का तो मेरे को नहीं लगता आपको बताना चाहिए कि भाई क्या, कैसा क्या है। आई होप सो इसका बहुत अच्छे से क्लियर होगा तुम्हें। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, विच इज इंटरकनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स। अब ये होता क्या है। ठीक है। सो इंटरकनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स होता क्या है कि इन द माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं यानी माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जनरली वो यूज करते हैं ये आर्किटेक्चर। हम आपने सुना होगा आर्किटेक्चर, तो इस आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि बनावट, कंप्यूटर की डिजाइन, डिजाइन और मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है, कैसे बना है। तो ये बनता है कॉमन बस, जिसको सीबीए बोलते हैं, जिस कॉमन या कॉमन बस आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं पर यही आर्किटेक्चर हम यूज करते हैं पूरे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम में। फिर all the devices communicate with each other through a common bus. A bus is a transmission path set of conducting wires over which the data or information in the form of electrical signals is passed from one component to another in a computer. Okay, तो इतना समझ आ गया होगा। The bus can be of three types: address bus, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। अब भाई ये क्या बोला, इसको समझते हैं। ठीक है। तो बेसिक थिंग इज कि ऑल द कम्युनिकेशन जो भी हमारा डिवाइस रहता है, जैसे हमारा ये सीपीयू हो गया, ठीक है, ये हमारा सीपीयू हो गया, ये हमारी मेमोरी हो गई, ये हमारे ये कंट्रोलर्स हो गए, और ये हमारा ये हो गया आउटपुट इनपुट हो गया। ये जो सब है ना, ये ये इनपुट इससे कैसे कनेक्ट करेगा, ये इससे कैसे कनेक्ट करेगा, ये इससे कैसे कनेक्ट करेगा, तो ये सब ना इस एक कॉमन बस जो होता है सिस्टम बस, आप देख सकते हो कि ये बस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। और ये जिस आर्किटेक्चर पे काम करता है उससे बोलते हैं हम कॉमन, यानी सी बी आर्किटेक्चर या सीबीए बोलते हैं। ठीक है। अब एक बस क्या होता है, एक बस क्या होता है, एक ट्रांजिशन, ये ट्रांसमिशन पाथ होता है, ये होता है बस। ठीक है, ये बस होता है। ये जो देख रहे हो ना, ये लंबी लाइन, इसे हम बस बोलते हैं। ठीक है।
इसे हम बस बोलते हैं। तो इस बस का क्या काम होता है, ये इन सब का कनेक्शन बिठाता है एक दूसरे से, ठीक है। अब इसमें तीन टाइप की बस होती है। एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस, और होती है डेटा बस। अब इन सबका तीनों का अपना अपना काम होता है। जैसे एड्रेस बस का काम होता है, ये कैरी करता है हमारे एड्रेस लोकेशन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई ये डेटा डेटा का जो एड्रेस है, यानी एड्रेस लोकेशन ले जाता है उस डेटा का, या तो मेमोरी या इनपुट या सीपीयू में, ठीक है। अब होता है डेटा बस कैरीज डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। इसका काम होता है ये सीपीयू से इनपुट आउटपुट की तरफ डेटा ले जाता है, ठीक है, डाटा ले जाता है, डेटा डाटा जो भी बोलो। तो वो कंट्रोल बस होता है जो कंट्रोल करता है सिग्नल्स को इन पूरे पाथ में। तो आई थिंक इसमें ज्यादा इतना कुछ समझने का है नहीं, बस ये एक है कि हमने समझ लिया कि कैसे इंटरकनेक्शन काम करता है और कौन सा हमारा आर्किटेक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन बस आर्किटेक्चर। अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में, विच इज बूटिंग। तो भाई बूटिंग होती क्या है? आपने देखा होगा हम बोलते हैं बूट हो रहा है कंप्यूटर, बूट हो रहा है, बूट हो रहा है। तो बूट होता क्या है? आप थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं कि बूट होता क्या है। देखो भाई, बूट होता है कि हमारा जो बूट होता है वो ये होता है कि, चलो एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है ना। बस होता है, ठीक है, हमारा बूटिंग। तो ये बूटिंग क्या होता है, ठीक है, इस बूटिंग को समझते हैं। देखो बूटिंग क्या होता है, बूटिंग इज नथिंग बट कि भाई जो तुम्हारा, देखो तुम्हारा हार्डवेयर हो गया, ठीक है। अब हार्डवेयर से, हार्डवेयर में तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हारा कीबोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, माउस हो गया, एंड एक्सेट्रा हो गया। इसके ऊपर एक बड़ी सी लेयर होगी तुम्हारी सॉफ्टवेयर की। अब इसके बीच की ये जो लेयर होती है ना, यानी तुम्हारे इस बीच की लेयर में तुम्हारे बूटिंग आती है, ठीक है। अब ये बूटिंग क्या होती है ये तुम्हें थोड़ा समझाते हैं ना। तो इसका मतलब होता है कि भाई तो जो तुम्हारा कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन होता है तो एक कॉपी ऑफ ए बूट प्रोग्राम is brought from the ROM into the main memory। अब मेन मेमोरी बताइए, यानी हमारी रैम हो गई, ठीक है। दिस प्रोसेस is called as booting। The CPU first runs a jump instruction that transfers to the BIOS। अब तुमने बार बार सुना होगा बायोस बायोस बायोस, बायोस खोलो, ये करो वो करो। तो बायोस आज आपने जान लिया कि बायोस होता क्या है। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, विच इज बायोस, एंड इट इज द इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होता है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि बायोस होता क्या है, ठीक है। बायोस, थोड़ा अपन इन डेप्थ जा रहे हैं, तो बायोस होता क्या है? BIOS, बायोस, ठीक है। बायोस होता क्या है, ठीक है। बायोस क्या होता है? हमारा बायोस होता है भाई बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये किसी भी कंप्यूटर का सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अपन इसको ओएस लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एंटायर हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर से। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए। और यही, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, यानी अगर हम माने कि बायोस, अगर आपके जैसे कंप्यूटर में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब भी आप अपने सिस्टम को चला सकते हैं यूजिंग दिस बायोस, ठीक है। और यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस और उसको चेक करते हैं कि भाई आपके पास कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, और वो सब फलाना ठिकाना ठिकाना चेक करता रहता है, जो भी उसके पर्टिकुलर उसको चेकिंग्स करनी है वो करता है ये बायोस। और बायोस जो रहता है, इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि आपका जो बायोस रहता है, इस ये आपके प्री बिल्ड, यानी प्री इंस्टॉल्ड बोल लो या प्री बिल्ड बोल लो, बिल्ड आपके मदरबोर्ड में ही आता है।
यानी आप इसको कभी डिलीट डिलीट नहीं कर सकते। ये डिलीट नहीं हो सकती आपकी कभी ये बोर्ड में से आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है ये फिजिकल चिप में होता है। ये फिजिकल चिप में होता है। अगर आप देखोगे तो एक बायोस करके एक चिप होती है मेमोरी में, एक आपके मदरबोर्ड पे, उस मदरबोर्ड में ये स्टोर्ड रहता है। और अगर ये चला गया ना, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम डेड हो गया। कि अगर बायोस नहीं चला तो आपका ओएस ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसके जो आगे का मेन फंक्शन है ना, तो यही है कि बायोस ही कॉल करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को। ठीक है, तो ये काम इसका है। ठीक है, अब जैसे अपन देखते हैं कि भाई द बायोस conduct is series of self-diagnostic tests which is called as a post power on self-test. This test indicates the memory test configuring and starting video circuitry, configuring the system hardwares, and check other devices that can help to function the computer properly. Therefore, the BIOS locates a bootable drive to load the boot sector. अब ये बड़ी बड़ी भाषाओं में क्या लिखा है, तो वही लिखा है कि ये एक टेस्ट को टेस्ट को रन करता है, जिसको बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब इस टेस्ट का काम यही होता है कि ये मेमोरी टेस्ट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट चलाता है। और इस टेस्ट से होता क्या है, इस टेस्ट से फायदा ये होता है कि ये आपके पूरे कंप्यूटर को स्कैन कर लेता है कि भाई हाँ कीबोर्ड है, ये है, वो है, मेमोरी सही से काम कर रही है नहीं। और ये फिर बूट कर देता है तुम्हारे एक बूटेबल ड्राइव, है ना। तो ये बूट करता है तुम्हारे बूटेबल ड्राइव को एक बूटेबल सेक्टर में। ठीक है, अब द एग्जीक्यूशन इज देन ट्रांसफर टू द बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। ओके, बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑन द बूट सेक्टर which holds and executes the operating system। यानी ये एक प्रोग्राम होता है बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम, जो मैंने बोला था कि सेंट्रल, ये जो बोला था ना मैंने सेंटर, ये वाला, ये जो मैंने बोला था कि भाई सेंटर में रहता है, सॉफ्टवेयर के सेंटर वाला, ये इसे बोलते हैं बूट, इसको अपन बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। ठीक है, अब इफ द बूट सेक्टर इज ऑन द हार्ड ड्राइव, देन इट विल हैव ए मास्टर बूट रिकॉर्ड विच इज MBR। ये बहुत चीजें आपको पता नहीं होगी, आपने कहीं कहीं देखी होगी अपने कंप्यूटर्स में, पर आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि भाई मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि भाई ये चेक करता है पार्टीशन टेबल, यानी आपने कभी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर वो किया हुआ तो पार्टीशन टेबल फॉर एक्टिवेट द पार्टीशन, यानी जब भी अभी आपने कभी ओएस को या आपने विंडोज को इंस्टॉल किया होगा, तो आपने ये देखा कि विंडोज को जब भी आपने इंस्टॉल किया तो वो आपको पार्टीशंस बोलता है ना। तो उसका काम ही यही होता है कि वो पता है पार्टीशन इसलिए मांगते हैं क्योंकि एक में जाके आपकी बूटेबल फाइल्स और बाकी सारा जो भी तामझाम है वो जाके सेव होता है। और उसमें से कुछ एक जो पर्टिकुलर जगह होती है वो जगह एक्सेस करता है अपना बायोस, और वो बायोस में ना वो जगह एक्सेस करने के बाद उसको हैंडल करता है बायोस कि भाई मेरी अब ये जगह है, मैं इसको हैंडल करूंगा। और मैं जब भी मुझे मेरे टेस्ट पोस्ट टेस्ट खत्म होंगे, मैं इस एक ड्राइव को एक्टिवेट कर दूंगा और बाकी पूरा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होती है कि भाई आप बायोस काम कैसे करता है। तो बायोस एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कंप्यूटर के लिए। अब अगर उस इफ MBR लोड्स द पार्टीशन बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूट्स इट। अब इस ये जो MBR लोड्स करता है वो पार्टीशन बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूट कर देता है उसको। अब दो तरह के बूट होते हैं, बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, होती है वार्म बूटिंग। अब ये हम समझते हैं कि ये होती क्या है। ठीक है,
जब भी कोई सिस्टम स्टार्ट होता है बिल्कुल इनिशियल स्टेट, यानी जब तुम स्विच ऑफ करके स्टार्ट हो ना, तो जैसे स्विच ऑन होता है तो इसको हम बोलते हैं कि भाई कोल्ड बूटिंग हो रही है या और हार्ड बूटिंग हो रही है। ठीक है। अब इसका क्या है, जैसे ही तुम प्रेस करोगे तो ये पूरी रीड करेगा रोम को, और उसको एग्जीक्यूट करेगा बूटिंग प्रोसेसर में। और जब वार्म बूटिंग पता क्या होता है, जब आप रीस्टार्ट करते हो अपने कंप्यूटर, रीस्टार्ट या रीसेट करते हो, तो उसको वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग बोलते हैं। सिस्टम डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल, ये सिस्टम पूरा नहीं होता है। और इसमें जो डायग्नोस टेस्ट भी होते हैं ना, ये भी नहीं होते पूरे कैरी करते। इसलिए ये जो रहता ना, ये इसमें चांस होता है डाटा लॉस और सिस्टम डैमेज का, एज द डेटा माइट नॉट हैव बीन स्टोर्ड प्रॉपर्ली। हो सकता है कि डेटा स्टोर अच्छे प्रॉपर्ली नहीं हुआ, इसलिए इसमें डेटा जाने का भी चांसेस होता है। तो ये हो गई दो तरह की बूटिंग जो हमने अभी तक देखी है ना। और अब इसी के साथ हमारा जो खत्म होता है हार्डवेयर का, हार्डवेयर का हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है कि हार्डवेयर फिनिश हो चुका है। हमारे यहाँ पे हार्डवेयर फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक बचता है हमारा सॉफ्टवेयर साइड। यानी अब हम इसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड जाएंगे, हम देखेंगे कंपाइलर। कंपाइलर जो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज है ना, जो हम मतलब हमें बिल्कुल लगता है कंपाइलर क्या होता है ये वो, और जो सच में होते हैं ना कॉम्पिटिटिव कोडर से या ये सब, उनके बारे उनको इन सब के बारे में बहुत अच्छा पता रहता है। तो ये हम सब अब देखेंगे अगले टॉपिक में। अगले वाले जो हमारा पार्ट 2 है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें देखेंगे कि हाउ डज सॉफ्टवेयर साइट वर्क्स एंड हाउ डज बोथ हार्डवेयर एज वेल एज एंड सॉफ्टवेयर वर्क्स टुगेदर टू रन ए प्रोग्राम। और ये सब हम देखेंगे अगले वाले नेक्स्ट पार्ट में, विच इज पार्ट 2। So this is the end of Fundamentals of Computers Part 1.